मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रदर्शन सुधार पर विशेष जोर रहेगा। मिशन के तहत डिजिटल लर्निंग, दक्षता मूल्यांकन और सेवा वितरण को बेहतर बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेकर लक्ष्यों की समयबद्ध उपलब्धि के निर्देश भी देंगे। समीक्षा बैठक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के शीर्ष न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक सहयोग को मजबूत करना, कानूनी ज्ञान का आदान प्रदान, न्यायाधीशों और अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा सर्वोत्तम न्यायिक प्रक्रियाओं को साझा करना है। इस पहल से दोनों देशों की न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और आपसी संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिर किसने यह कहा कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है। थरूर ने स्पष्ट किया कि उनके विचार और बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने आप से इस्तीफा दे दिया है। नेताओं ने संगठन में अनदेखी, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता की कमी और आंतरिक मतभेदों को कारण बताया। इस घटनाक्रम से गोवा में पार्टी की सियासी स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से उत्सवी माहौल से बाहर निकलकर मतभेद भुलाने और चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि संगठन ही पार्टी की असली ताकत और पहचान है। चौधरी ने एकजुटता, अनुशासन और जमीनी स्तर पर सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरे बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ गई है। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ऐसे बयान वैश्विक शांति और सहयोग के खिलाफ हैं। कई देशों ने ट्रंप को गैर जिम्मेदाराना भाषा से बचने की नसीहत दी। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयानों से कूटनीतिक रिश्तों में तनाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से जल्द चुनाव की तारीखें घोषित करने की मांग की है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएं। पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समयबद्ध और पारदर्शी चुनाव जरूरी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाएं रोसड़ा में कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। रोसड़ा बाईपास निर्माण की घोषणा को 1 साल बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने जल्द निर्माण शुरू कराने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी न होने का भरोसा दिलाया है। सरकार ने इसके लिए रिजर्व बैंक के साथ सहयोग बढ़ाया है ताकि परियोजनाओं के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध हो सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे जैसी योजनाओं के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस साझेदारी से दिल्ली के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अमेरिका की चिंता का समाधान निकल आया है। जब 145 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स समझौते में संशोधन पर सहमति व्यक्त की है। इस निर्णय से मल्टीनेशनल कंपनियों के कर चूक और टैक्स बचत को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाएगा और देशों को राजस्व जुटाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है कि अभी तो कार्रवाई का ट्रेलर है, मार्च के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अवैध अतिक्रमण और जमीन से जुड़े अपराध रोकने की बात कही। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ निगरानी करेगा। सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय पर निष्पादन हो और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। जनता को किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। झारखंड सरकार ने अगले 2 साल में 60 लाख घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि योजना के तहत पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदला जाएगा। नए जल प्रसारण नेटवर्क से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मंत्री ने नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार समयबद्ध कार्यवाही कर परियोजना को सफल बनाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि शासन व्यवस्था अब सीधे जनता के द्वार तक पहुंची है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों के भरोसे और सहभागिता से राज्य समृद्ध और सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने अधिकारियों से जनता की शिकायतों का तुरंत निवारण करने और योजनाओं को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। जनता की भागीदारी को शासन की सफलता की कुंजी बताया। भारत की सख्त सुरक्षा और कूटनीतिक कार्रवाई से पाकिस्तान खौफ में है। कश्मीर में हालात पर दबाव महसूस करते हुए पाकिस्तान ने चीन के सामने अपनी परेशानी और दुखड़ा रखा। विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी रणनीति पर असर डाल सकता है। वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि यह कदम अपने संप्रभु अधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए उठाया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवास को किसी हमले का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने इसे वैश्विक मीडिया में फैल रही गलत जानकारी से अलग बताया। ट्रंप के अनुसार युद्ध और कूटनीतिक गतिविधियों में तथ्यों की सही जांच आवश्यक है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और रूस यूक्रेन स्थिति पर नजरें बनी हुई हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल ईरान की अनावश्यक यात्रा टालें और सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता बरतें। नागरिकों से सलाह दी गई है कि स्थानीय नियमों का पालन करें और किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास या कांसुलेट से संपर्क करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। कांग्रेस नेता खड़गे ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर तीखा तंज कसते हुए कहा, मोगेम्बो खुश हुआ। उन्होंने ट्रंप के वेनेजुएला पर संभावित हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया। खड़गे ने कहा कि ऐसे बयान न केवल कूटनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं बल्कि संवेदनशील देशों में अस्थिरता भी बढ़ाते हैं। उन्होंने भारत सरकार से वैश्विक शांतिपूर्ण प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शाइना एनसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर वही होगा जो वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा। शाइना ने इस बयान के जरिए स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक भावना को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर की राजनीति में मराठी मूल के नागरिकों की भागीदारी और उनकी प्राथमिकताओं का ध्यान रखना जरूरी है। बयान से चुनावी हलकों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कलमाडी ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पद संभाले और जनता की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका अंतिम संस्कार आज पुणे में होगा। नेताओं और नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। धनबाद के नवाचार और शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रदर्शन अगले गणतंत्र दिवस समारोह में होगा। डीएवी कोयला नगर के छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे
और उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलेगा। छात्रों ने विज्ञान, तकनीक और सामाजिक नवाचार में अपनी उपलब्धियों से शहर का नाम रोशन किया है। इस कदम से युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद की पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को नल कनेक्शन से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य बच्चों और कर्मचारियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुधार को सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को कहा गया है कि योजना समयबद्ध तरीके से लागू हो और सभी संस्थानों तक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और पोषण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से अमेरिका को कितनी कमाई हो रही है। ट्रंप के अनुसार इस नीति से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर की अतिरिक्त आय हुई है। उन्होंने इसे अमेरिकी उद्योगों और व्यापार संतुलन के लिए लाभकारी बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है, जबकि अमेरिका ने इसे अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं की रक्षा बताया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया वक्तव्यों में मेक्सिको से लेकर ईरान तक 5 देशों को सीधे निशाने पर लिया है। इन देशों को ट्रंप ने अपनी विदेश नीति और सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि ये देश अमेरिकी हितों और वैश्विक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप के बयान न केवल कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकते हैं, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकते हैं। वृंदावन में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं में एकता बनाए रखने और जातिवाद समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए हर स्तर पर सहयोग जरूरी है। भागवत ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि समुदाय में भाईचारा बढ़ाने और विभाजनकारी सोच को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के केस की सुनवाई कर रहे जज अल्विन के हेलस्टीन 92 साल के हैं, फिर भी उन्होंने सेवानिवृत्ति नहीं ली है। अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में जजों को आजीवन सेवा का अधिकार होता है और हेलस्टीन का अनुभव और लंबा करियर उन्हें मामले की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। उनका सक्रिय योगदान अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संवेदनशील मुकदमों में न्यायिक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहा है। विशेषज्ञ इसे अदालत की निष्पक्षता और अनुभव की मिसाल मानते हैं। भारत पाक बॉर्डर के पास तरनतारन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए की जाली नोटों के साथ चंडीगढ़ के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्थानीय पुलिस ने कस्टडी में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नोटों को विभिन्न राज्यों में ले जाकर वितरण करने की योजना बना रहा था। यह मामला सीमा सुरक्षा और आर्थिक अपराध के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा में जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी। सरकार ने अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत करने की घोषणा की है। डिजिटल पद्धति से डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर जनसंख्या आंकड़ों को सटीक और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। जनगणना के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति और नागरिकों से सहयोग की भी अपील की गई है।